मेरी आज की कहानी है एक उर्मिला नाम की औरत की, जो एक औरतों की मसीहा बनी और मर्द जात से उसे इतनी नफरत थी कि मर्द को तो देखते ही वो आग बबूला हो जाती थी। आखिरकार उसके साथ ऐसा क्या हुआ था, चलिए जानते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए। उर्मिला नाम की औरत रहती थी। वह थोड़ी दबंग टाइप की थी। वह लोगों से हफ्ता वसूलती थी और उन औरतों की मदद करती थी जिनको मदद की बहुत ज्यादा जरूरत होती थी। लेकिन वह औरतों की बहुत इज्जत करती थी और औरतों का साथ देने में कभी पीछे नहीं हटती थी। इसीलिए वह मर्दों की आंखों में इतनी खटक गई कि उसे जान से ही मारने का प्लान बनाया। एक बार वह एक व्यक्ति के घर जाती है हफ्ता वसूली करने, क्योंकि उसने उसके पैसे लिए हुए थे जो वह चुका नहीं रहा था। तभी वह उसके घर जाती है और कहती है, चल जल्दी से मेरे 50,000 रुपए निकाल। वह कहता है, मेरे पास नहीं है। वह इतनी निर्दयी थी कि उसने उसकी हाथ की एक उंगली काट कर नीचे गिरा दी। वह बहुत चिल्लाया। उसकी पत्नी कहती है, प्लीज मेरे पति को छोड़ दो। वह अपने पति की जान की भीख मांगने लगी। तभी वह कहती है कि तू अपने पति से कह कि 10 दिन के अंदर मेरे 50,000 रुपए यह मुझे दे दे, वरना इसका आज तो मैंने एक उंगली काटी है, कल इसका पूरा हाथ काट दूंगी। यह बात कहकर वह बोली कि तुझे पता है कि यह जिसकी तू भीख मांग रही है, यह करता क्या है? यह पीता है, जुआ खेलता है और फिर बाकी बचे हुए पैसे यह कोठे पर उड़ा के आता, और तू इसकी जान की भीख मांग रही है। तभी वह कहती है, कैसा भी है लेकिन यह मेरा पति है और मैं इन्हें ऐसे दर्द में नहीं देख सकती हूँ। तभी वह बोलती है, यह हमारे भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है। जैसा भी हो, पति परमेश्वर सबसे उच्चा दर्जा लेकर बैठा है, जिसका यह पति परमेश्वर बहुत अच्छे से फायदे उठाते हैं। यह बात कहकर कहती है, ठीक है, मैं इसे छोड़ दूंगी, मेरे पैसे दे दो और अपने पति की भीख में जान ले लो। यह बात कहकर वह वहां से चली जाती है। वह अपने कार के पास आती है। तभी उसे लगता है कि उसके पीछे कोई उसे देख रहा है। यह देखकर वह कहती है अपने बॉडीगार्ड को, जाओ तुम देखो आखिरकार कौन है। उसका बॉडीगार्ड राकेश वहां पर जाकर देखता है तो वह एक व्यक्ति को बाहर लेकर आता है। वह उसे देखकर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्योंकि वह उसकी बहन का पति था। तभी वह कहता है, दीदी आप प्लीज अपनी बहन से बात करो ना, उसे कहो ना कि वह मेरे पास वापस आ जाए, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। तभी वह कहती है, आखिरकार तुम दोनों में क्या झगड़ा हुआ था? ना तो तुम कुछ बताते हो ना वो कुछ बता रही है। वह कहता है, अरे दीदी, घर की छोटी मोटी बातों का तो आपको पता ही है और कुछ ज्यादा मसला नहीं था। यह बात कहकर वह उन्हें कहता है कि बहन को मनाना और उसे कहना कि मैं उसे बहुत याद करता हूँ। वह कहती है, ठीक है, मैं अपनी बहन को जाकर मनाती हूँ, करती हूँ बात उससे। यह बात कहकर वह जानने लगती है। फिर कहती है, रुको, आज तो तुम मेरे सामने ऐसे लुक छिप कर आ गए हो। अगर आज के बाद तुम ऐसे लुक कर मेरे पे निगाहें रखोगे तो अच्छी बात नहीं होगी। मेरे बॉडीगार्ड तुम्हें पकड़ करके जान से मार देंगे। आगे से आओ तो सामने से आना। यह बात कहकर कहती है, तुम जाओ अब यहाँ से। वह वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह अपने घर पहुंचती है। दूसरी तरफ उसके बॉडीगार्ड राकेश का चक्कर उसकी छोटी बहन के साथ चल रहा था। वह अपने घर वालों के लिए, सभी के लिए साड़ियां लेकर गई थी। वह अपनी बहन को साड़ी देती है और अपनी माँ को बुलाकर साड़ी देती है और कहती है, माँ लो, ये मैं आपके लिए दीपावली के लिए साड़ी लेकर आई। यह बात कहकर वह अपनी माँ को साड़ी दे, पर लेकिन माँ साड़ी को फेंकते हुए कहती है, मुझे नहीं चाहिए तेरी पाप की कमाई की साड़ी। अरे तू कुछ अच्छा काम कर,
जो तेरे काम आए। जान के इतने दुश्मन बन जाएंगे कि तुझे पता भी नहीं चलेगा कि तेरा दुश्मन कब तुझे मार दे। अरे ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है हम अपनी जिंदगी आराम से और सुकून से जिए। तभी वह कहती है, क्यों माँ, आपको वो दिन याद नहीं है जिस दिन मेरे साथ उन दरिंदों ने कैसे कैसे क्या क्या किया था। अरे मेरी इज्जत ऐसे नीलाम की थी कि इज्जत की जिंदगी तो क्या मैं जीना भी छोड़ दूं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं उन लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं होने दूंगी और मैं यह सब कुछ काम करूंगी। मैं औरतों की मदद करूंगी। जो जिस तरह हम लोगों को यह सब कुछ झेलना पड़ा है, मैं नहीं चाहती। जिन औरतों का पति उसे छोड़कर चला जाता है तो उन उन माँ बेटियों को हमारी तरह यह दर्द झेलना पड़े। आपको याद नहीं है जब पापा हमें छोड़कर चले गए थे तब हमारे मकान मालिक ने मेरे साथ क्या किया था। आखिरकार क्या हुआ था उसके साथ, मैं बताती हूँ आप लोगों को। तब वह उस घर में रहती थी। तब वह एक छोटी बहन तो 12 साल की थी और बड़ी वाली 15 साल की थी। उसकी माँ उन दोनों को पालती थी। उसके पिता उन्हें छोड़कर चले गए थे। वह अपनी माँ के साथ रहती थी। मकान मालिक किराया न देने के कारण उन्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। माँ की मदद करने के लिए बड़ी बहन उर्मिला आगे जाती है और उसे माफी मांगती है। वह माफी मांगते मांगते उसका दुपट्टा उसके गले से नीचे गिर जाता है, जिसका उसे बहुत बड़ा जुर्माना भरना पड़ता है। उसका दुपट्टा नीचे गिरते ही उनका मकान मालिक उसे ऐसी निगाहों से देखता है कि उसे पकड़कर कमरे के अंदर बंद करके उसका रेप कर डालता है। रेप करने के बाद वह वहां पर वापस आकर उसकी बहन को सौंपकर कहता है, अरे वाह, तेरी बेटी ने तो मुझे आज खुश कर दिया, जीते जी स्वर्ग का रास्ता दिखा दिया। अगर तुम अब चाहो तो इस घर में रह सकती हो। तुम्हारा आज सूद समेत सारा पैसा वसूल हो गया है। यह बात कहकर फिर वह बोलता है कि अगर तुम इस घर में रहना चाहो तो कभी अपनी बेटी उर्मिला को, कभी अपनी छोटी वाली बेटी को और कभी कभी तुम मेरे घर पर मुझे खुश करने के लिए आते रहना। तुम जितने दिन चाहो इस घर में रह सकते हो। यह बात सुनकर माँ को बहुत नफरत होती है उस आदमी से, लेकिन वह कुछ नहीं करती। लेकिन उर्मिला, जिसके साथ ये सब कुछ हो चुका था, वह अपनी छोटी बहन से इतना प्यार करती थी कि उसी के गुंडे का चाकू लेकर उस मकान मालिक को जान से मार देती है। उसके साथ हुआ तब तो उसने कुछ नहीं किया, लेकिन तब उसकी छोटी बहन पर बात आई तो उसने उस मकान मालिक को जान से मार दिया। उसकी जिंदगी हुई थी वहां से शुरू। थोड़े दिन बीतने के बाद वह एक आदमी के घर जाती है हफ्ता वसूली करने, जिसने अपनी बेटी का दहेज के लिए पैसे इकट्ठे कर रखे थे। वह उन्हें लेकर आ जाती है। वह खूब गिड़गिड़ाते हैं कि हमारी बेटी की शादी रुक जाएगी, हमारी बेटी उससे प्यार करती है, प्लीज हमें यह पैसे दे जाओ, नहीं हमारी बेटी जी नहीं पाएगी। लेकिन उर्मिला और उसका बॉडीगार्ड उनकी एक नहीं सुनते। उनके माथे पर बंदूक तान कर पैसे लेकर आ जाते। रास्ते में उनकी बेटी मिली जो वह सब कुछ देख रही थी। तभी वह बोलते हैं कि मैं प्रिया तुमसे एक ही बात कहना चाहती हूँ कि अगर लड़का तुमसे प्यार करता है तो वह तुमसे शादी करेगा, और अगर वह दहेज लेकर तुमसे शादी कर रहा है तो वह तुमसे प्यार नहीं कर रहा बल्कि तुझे खरीद रहा है, जो यह बिल्कुल मत होने दो। अगर तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगती तो मैं बुरी ही ठीक हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे दहेज के पैसे नहीं लौटाऊंगी। यह बात कहकर वह वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ प्रिया को भी यह बात बिल्कुल सही लगती है। वह अपने होने वाले पति के पास जाती है और कहती है, वह बोलता है, अरे वाह, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। आज के बाद तो बस थोड़े ही दिन है, फिर हम दोनों साथ रहेंगे।
यह बात वह कहता है, तभी वह बोलती है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ यहाँ प्यार से बातें नहीं करने आई हूँ, बल्कि अपना रिश्ता तोड़ने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अब अपना एक डिसीजन अच्छे तरीके से ले पाऊँ। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। तभी वह कहता है, क्यों? अब तो हमारे पेरेंट्स भी मान गए, तुम्हारे माता पिता ने दहेज के लिए पैसे भी इकट्ठे कर लिए हैं, फिर तुम ये सब कुछ क्यों कह रही हो? तभी वह बोलती है कि अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते और तुम्हारे घर वाले मेरी शादी तुमसे करवाना चाहते, तो तुम लोग दहेज की बात ही नहीं करते। अरे तुम मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन मुझे खरीदना चाहते हो। अगर जहाँ प्यार होता है वहां पर यह सब कुछ नहीं देखा जाता। तुम्हारे माता पिता एक लालची है। तभी वह कहता है, अरे प्रिया, यह सब कुछ तुम क्या बोल रही हो? ये दहेज वहेज की थोड़ी प्रथा है जो निभानी पड़ती है। वह कहती है कि मुझे यह प्रथा नहीं निभानी। अगर तुम्हारे माता पिता को दहेज चाहिए तो मैं यह शादी यहीं पर खत्म कर रही हूँ। मुझे उर्मिला जी की बात बिल्कुल सही लगी कि अगर हम तुम्हें दहेज देंगे तो फिर तुम मुझसे शादी करोगे, तो हमारा प्यार कहाँ है? और मैं उनकी बात से सहमत होकर आज तुमसे अपना रिश्ता तोड़ती हूँ। उर्मिला जी का एक दुश्मन और बन गया। दिन बीत जाने पर उर्मिला जी पर हमले होने लगे। उर्मिला जी अपनी बहन से बातचीत करती है, जिस पर बहन कहती है कि मैं उस व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहती हूँ, मुझे उससे डर लगता है। वह बोलती है कि आखिरकार ऐसा क्या किया है उसने जो तुम मुझे बताना भी नहीं चाहती और उसके पास जाना भी नहीं चाहती? उधर वो है जो बार बार मुझे आकर यह कहता है कि अपनी बहन को समझाओ, मुझे उसके पास रहना है। आखिरकार तुम दोनों में चल क्या रहा है? यह बात कहकर वह कहती है कि अगर तो तुम बता दो, वरना जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वही करूंगी और मैं तुम्हारे पति के घर तुझे छोड़कर आ जाऊंगी। यह बात सुनकर वह कहती है, नहीं बहन, ऐसा मत करना, वह मुझे बहुत मारेगा। यही बात सच है कि वह मुझे बहुत मारता था, इसीलिए मैं आपके पास यहाँ चली आई। वह यह सब कुछ झूठ कह रही थी ताकि उसका रिश्ता टूट जाए। उसकी दीदी इतनी दबंग टाइप में थी कि उससे सभी डरते थे। उसे पता था उसकी दीदी यह सब कुछ हैंडल कर लेगी। उसकी दीदी को तब यह पता चला, वह उस लड़के को वहां पर बुलाकर उसे बहुत मारती है। उसकी छोटी बहन का रास्ता साफ हो गया था। वह अब उनके बॉडीगार्ड राकेश के साथ अब आराम से रह सकती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह खुशी कुछ ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। वह कुछ दिन बीत जाने पर अपने बॉडीगार्ड के मुंह से यह सुनती है कि दीदी, आपकी बहन जो अभी तलाक हो गया है, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं उनका हाथ हमेशा हमेशा के लिए थामने के लिए तैयार हूँ। वह उसकी छोटी बहन के फोर्स करने पर उसके पास आया था। तभी उर्मिला कहती है, आज तो अपनी गंदी जबान से तूने मेरी बहन का नाम ले दिया है। अगर आज के बाद तुमने मेरी बहन का नाम भी लिया तो तुझे जान से मरवा दूंगी। तेरी औकात है मेरी बहन से शादी करने की? वह बॉडीगार्ड राकेश भी उसे चिढ़ जाता है और वह उसे मारने के लिए सुपारी दे देता है। रोज वहां पर गुंडों का हमला करना आम बात हो गई थी। उसकी दीदी की शादी एक अच्छे घराने में तय कर दी थी। लड़का आज सरकारी अफसर लगा हुआ था। वह उन्हें देखने आते हैं और रिश्ता पक्का कर जाते हैं। दूसरी तरफ राकेश को यह सब कुछ बहुत खटक रहा था। वह चाहता था कि जल्दी से जल्दी कुछ ऐसा करूं कि इनकी दीदी मुझसे इसकी शादी करा दे। एक दिन तब उर्मिला जी कहती है, राकेश जल्दी से कार निकालो, मुझे पूजा के लिए जाना है। वह कहता है, मैडम जी कार तो खराब है। तो वह उर्मिला जी कहती है कि ठीक है, तो मैं पैदल ऑटो में चली जाती हूँ, लेकिन हाँ, मैं ऑटो कर चली जाऊंगी, तुम गाड़ी ठीक करा कर वहीं पर आ जाना। वह वहां पर पूजा करके वापिस आती है। तब देखती है कि वहां पर राकेश उसे कहीं नजर नहीं आता। वह कहती है, लगता है राकेश अभी बहुत देर लगाएगा, मुझे ऑटो से ही घर जाना पड़ेगा। तभी उसे फिर से महसूस होता है कि उसे कोई जान से मारने के लिए बंदूक लेकर उसे के पीछे खड़ा है।
वह तभी देखती है और कहती है चलो, अपनी बंदूक निकालकर उस पर तान देती है और कहती है चलो जल्दी से बाहर निकलो, वरना यहीं पर तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगी। यह बात सुनकर वह बाहर आता है और कहता है बंदूक तो तुम अपनी नीचे करो, वरना मैं तुझे उड़ा दूंगा। उन दोनों की कुछ देर बहस चलती है और उर्मिला जी इतनी शातिर थी कि वह अपनी पूजा की थाली को उसके हाथ पर फेंकती है और उसकी बंदूक नीचे गिरते ही उठा लेती है और कहती है कि अब भागने की तो कोशिश मत करना, नहीं तो इस बंदूक से अब मैं तेरी ही खोपड़ी उड़ा दूंगी। जल्दी से बता, आखिरकार तुझे मारने की सुपारी दी तो दी किसने? वह कहता है प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हें मारने की सुपारी किसने दी थी। वह बता देता है। वह अपने घर जाती है और कहती है दीपावली की तैयारियां हमारे घर में की जाए, सारे गली मोहल्ले में कह दो कि दीपावली अब की बार हमारे घर में मनेगी और सारे घर को अच्छे से डेकोरेट करवा दो। यह सुनकर वह उसका बॉडीगार्ड राकेश वहां पर आ जाता है और वह कहता है मैडम जी, मैंने सुना है आज फिर से आप पर हमला हुआ था। यह बात सुनकर वह कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। फिर वह कहता है मैडम जी, अगर आप ऐसे सिचुएशन में दीपावली अपने घर पर बनवाओगे तो हमलावर को अच्छा खासा मौका मिल जाएगा, वह आप पर हमला कर सकता है। यह बात सुनकर दीदी भी उसकी कहती है हाँ दीदी, आप अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हो? तभी उसकी बहन कहती है जितना तुम लोगों से कहा गया है उतना करो, मैं भी चाहती हूँ कि हमलावर मुझ पर हमला करे। यह बात कहकर वह सभी को अपनी अपनी तैयारियों में लगा देती है। सभी दीपावली की तैयारियां करते हैं, वहां पर इकट्ठा होते हैं। तभी वह कहती है उस व्यक्ति के पास जाकर जिसकी उसने उंगली काटी थी कि तुम मुझे मरवाना चाहते हो क्योंकि मैं तेरे घर पर आकर तेरी पत्नी के सामने तेरी इतनी बेइज्जती की और मैंने तुझे तेरे हाथ काटने की धमकी दी थी। फिर वह जाती है उसके पास जिसके लड़की की शादी का दहेज लेकर वह आ गई थी और उसकी लड़की की शादी वहीं पर रुक गई थी। वह उसके पास जाती है कि तुम लोगों ने मुझे मारने की सुपारी दी है क्योंकि मैंने तुम लोगों के बेटी की शादी बीच में रोक दी थी। तीसरे वह जाती है अपने बॉडीगार्ड के पास, कहती है कि तुमने मेरी सुपारी दी है क्योंकि मैंने ही तो तुझे कहा था कि मेरी बहन की शादी मैं तुझे नहीं कराऊंगी, और रही बात दूसरी यह कि गलती मेरी है, कौन सी कमी छोड़ दी थी मैंने तुझे पालने पोसने में? अरे एक गली से उठाकर मैंने अपने इस राजमहल में तुझे रखा, अच्छी खासी नौकरी दी, मेरा सारा कैश सारी सब कुछ तू ही तो संभालता था, आखिरकार तुझे कौन सी नफरत थी मुझसे? यह बात वह तभी बोलता है कि आपने कभी मुझे अपना घर का सदस्य समझा? अगर समझती तो अपनी बहन की शादी मुझसे करवा देती। वह तभी कहती है आगे अरे मैं तेरे जैसे लुच्चे और लफंगे के साथ अपनी बहन की शादी कभी नहीं कराऊंगी, अपने जीते जी तो कभी नहीं। तभी वह अपनी बंदूक उठाती है और उसके माथे पर तान देती है। राकेश सहमा हुआ खड़ा हुआ था। वह कहती है कि आज के बाद यह सारी दुनिया जानेगी कि उर्मिला के साथ धोखाधड़ी में इंसान का क्या हाल होता है। यह बात कहकर वह बंदूक चलाने ही वाली थी, पीछे से उसकी छोटी बहन उसके ऊपर बंदूक लगाकर कहती है बहन ऐसा गलती से भी मत करना, वरना मैं आपको जान से जरूर मार दूंगी। यह बात सुनकर वह अंदर से हिल जाती है और कहती है यही तो मैं चाहती थी, आखिरकार तूने ये सब कुछ क्यों किया? नहीं, मैंने तेरे लिए तो बहुत कुछ किया था। यह बात कहकर तभी वह कहती है कि बहन मैं इससे प्यार करती थी और तुम वो जो मेरी प्यार का एक कांटा बन रही थी, और इसीलिए मैंने यह सब कुछ प्लान बनाया था। अगर आप मर जाओगी तो हम लोगों का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा और मैं राकेश से आराम से शादी कर पाऊंगी। यह बात कहकर अपनी बहन को कहती है कि मैं अब आपको जान से मार ही डालूंगी, अगर आप हम लोगों की बात नहीं सुनती तो हम क्या करें? तभी वह कहती है तूने एक बार मुझे कहकर तो देखा होता, मैं तेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं इससे तेरी शादी करा देती। वह कहती है कि आपके सामने बोलने की हिम्मत आखिरकार रखेगा कौन?
सभी डरते हैं आपके कोप से, तो मेरे में तो हिम्मत आएगी ही कहाँ से। तभी उसकी बहन कहती है कि तेरे अंदर हिम्मत तो अब भी नहीं है, मार अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो। ये बात कहकर तभी वह बोलती है कि मैं आपको सच में मार दूंगी, आप मुझे यह बात मत कहो। वह कहती है अगर तेरे में हिम्मत है तो तू मार के दिखा। उनके खूब फोर्स करने पर वह अपनी बहन को जान से मार देती है और उसे जेल हो जाती है। जेल काटने के बाद वह अपने बॉयफ्रेंड राकेश के साथ शादी कर लेती है। लेकिन उर्मिला जी जो लोगों का सहारा बनी, लेकिन उसकी सहारा बनने के बावजूद भी उसकी मौत हो गई, क्योंकि वह अपनी मनमानी ज्यादा करती थी। वह लोगों की सहायता भी करती थी, लेकिन उसके इतने दुश्मन पल गए थे कि उसकी जिंदगी कुछ दिनों की ही बची थी। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और आप लोग मुझे कमेंट में लिखकर बताएं कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि मेरी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।